हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। आज स्टार्ट करेंगे टॉपिक हाउ पीपल लर्न प्रेजुडिस। अब ये हमें क्लियर हो चुका है कि जो प्रेजुडिस है वो लर्नड होता है, वो पहले से किसी के अंदर नहीं होता, वो धीरे धीरे एक्सपोजर से और दूसरों की इंस्ट्रक्शन से हम लर्न करते हैं। किसी के अगेंस्ट प्रेजुडिस हो जाना या किसी को डिस्क्रिमिनेट करना, तो इसको कैसे लर्न करते हैं और क्यों करते हैं, इसके लिए एक सोशल कॉग्निटिव थ्योरी डिस्कस करेंगे। सोशल कॉग्निटिव थ्योरी ये कहती है कि हम कॉग्निटिव प्रोसेसेस का यूज़ करते हैं सोशल वर्ल्ड में। कॉग्निटिव प्रोसेसेस मतलब अपनी थिंकिंग, रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग, ये सारे प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं जब हम सोशली किसी से डील करते हैं। और प्रिजुडिस क्या होता है, वो एक एटीट्यूड होता है। जैसे एटीट्यूड फॉर्म होता है वैसे प्रिजुडिस भी एक एटीट्यूड की तरह फॉर्म होता है। डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन से, किसी के बोले जाने से, या किसी को देख के मॉडलिंग के थ्रू, या सोशल इन्फ्लुएंस से। अब सोशल कॉग्निटिव थ्योरी को ही थोड़ा सा और बेटर तरीके से इन्होंने मॉडिफाई कर दिया है, जिसको अब ये बोलते हैं सोशल आइडेंटिटी थ्योरी। सोशल आइडेंटिटी थ्योरी क्या कहती है कि उसमें 3 प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं। पहली चीज़ होती है सोशल कैटेगराइजेशन, दूसरी चीज़ होती है आइडेंटिफिकेशन, और फिर तीसरी चीज़ आती है कंपैरिजन। सोशल आइडेंटिटी थ्योरी के अंदर 3 प्रोसेसेस आ जाते हैं कि जब भी कोई कहीं पे प्रिजुडिस या कहीं पे डिस्क्रिमिनेशन या किसी के सामने कोई एटीट्यूड फॉर्मेशन की बात होती है, तो उसमें 3 चीज़ें इन्वॉल्व होती है। हमारी पहला स्टेप ये होता है कि हम सोशल कैटेगराइजेशन कर देते हैं। जैसे हमने लास्ट वीडियो में एक एक्सपेरिमेंट डिस्कस किया था, जो टीचर थी जिन्होंने बच्चों को कैटेगराइज कर दिया था ब्लू आइज, ब्लैक आइज में। ऐसे ही रियल वर्ल्ड में भी हम लोगों को अपने आप ही अपने माइंड में या सबकॉन्शियसली कैटेगराइज कर देते हैं, ब्लैक, वाइट, स्टूडेंट, टीचर। वो नेगेटिवली ज़रूरी नहीं है, पॉजिटिव भी हो सकता है। जैसे स्टूडेंट और टीचर भी एक कैटेगराइजेशन है। तो ऐसे हम कैटेगराइज कर देते हैं लोगों को, जिसको बोलते हैं सोशल कैटेगराइजेशन। और कैटेगराइज क्यों करते हैं? क्योंकि जब हम कैटेगराइज कर देते हैं तो हम उनसे किस तरीके से हमें बात करनी है, उनसे क्या एक्सपेक्ट करना है, ये सब चीज़ें हमें समझने में ईजी रहता है। जैसे कोई टीचर की कैटेगरी में आता है तो उसे कैसे, किस तरह की बात करनी है, क्या बोलना है। अगर कोई स्टूडेंट की कैटेगरी में आता है तो उसे क्या कहना है। अगर कोई बिजनेसमैन की कैटेगरी में आता है तो उससे क्या एक्सपेक्ट करना है। तो हम जब कैटेगराइजेशन करते हैं तो इससे हमें उसके साथ डील करने में ईजी रहता है, और ऑर्गेनाइज इन्फॉर्मेशन हमारे को मिलती है उससे। और कैटेगरी बनाने में हम अपने आप को थोड़ा सा ईजी बनाने के लिए कैटेगराइजेशन करते हैं, अपनी डीलिंग उसके साथ। फिर दूसरी चीज़ होती है जब हम सोशल आइडेंटिफिकेशन करते हैं। सोशल आइडेंटिफिकेशन मतलब आप फिर ये देखते हो कि क्या मैं उस पर्टिकुलर पर्सन के साथ उसके ग्रुप में बिलोंग करता हूँ। जैसे मान लो आप स्टूडेंट हो और आपने कैटेगराइज किया हुआ है किसी को, ये स्टूडेंट की कैटेगरी में आता है, तो आप उसके साथ आइडेंटिफाई कर पाओगे कि वो भी स्टूडेंट है, मैं भी स्टूडेंट हूँ। हम दोनों की जो होगी वो थोड़ी बहुत जो थिंकिंग है या थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स हमारी सेम होंगी, उसको भी इस तरह की दिक्कतें आ रही होंगी। अगर आप स्टूडेंट हो, आपने किसी को टीचर की कैटेगरी, आपको पता है वो टीचर है, तो वो आपके लिए अलग ग्रुप में हो जाएगी। फिर आपको लगेगा कि वो मेरे साथ बिलोंग सेम ग्रुप में नहीं कर रही, बट मैं उससे कोई हेल्प ले सकता हूँ। तो सोशल आइडेंटिफिकेशन फिर हम देते हैं किसी को, पहले कैटेगराइजेशन करते हैं, फिर उसी के बेस पे सोशल आइडेंटिफिकेशन देते हैं। और आपको भी मिलती है सोशल आइडेंटिटी, आपको खुद को भी मिलती है, आपको भी पता चलता है कि आप कौन से ग्रुप में हो, आपका इन ग्रुप कौन सा है, आपका आउट ग्रुप कौन सा है। तो इन ग्रुप वो हो जाता है जिससे आपको लगता है कि आपकी आइडेंटिटी मैच हो रही है, आउट ग्रुप वो हो जाता है जो आपके ग्रुप के आपसे नहीं मैच होता। तो सोशल आइडेंटिफिकेशन हो गई, उसके बाद शुरू हो जाता है कंपैरिजन। और यहाँ पे सारी चीज़ें ख़राब होती है। क्यों? क्योंकि कंपैरिजन हम किसी दूसरे ग्रुप के साथ करते हैं अपने सेल्फ एस्टीम को बूस्ट करने के लिए। हमारा मेन पर्पस ये होता है कि हम दूसरों को देखें कि वो हमसे भी ज़्यादा डाउन है, तो हम उनसे बेटर हैं। उससे क्या होगा, हमारी खुद की सेल्फ एस्टीम बूस्ट होगी, लेकिन हम उन लोगों को गलत तरीके से देखेंगे, अपने से लो और उसमें देखेंगे। तो एक ये जो थिंकिंग आ जाती है कि आई एम बेटर ऑफ दैट पर्सन, और वो मेरे से आउट ग्रुप है और वो मेरे से अच्छा नहीं है, हम ज़्यादा बेटर हैं। तो अगर वही थिंकिंग अगर एटीट्यूड में बदल जाती है तो फिर स्टीरियोटाइपिंग हो जाती है, और वही आपके प्रीजुडिस में और डिस्क्रिमिनेशन में भी नज़र आता है। तो शुरुआत ऐसे ही होती है कि पहले आपने कैटेगरी में डाल दिया, जो कि नॉर्मल प्रोसेस है। एक आइडेंटिफिकेशन, जो वो भी बहुत, आइडेंटिफिकेशन करना भी ज़रूरी है। आप आइडेंटिफाई नहीं करोगे तो आप अपने आप को किसी ग्रुप में इंक्लूड नहीं कर पाओगे। लेकिन प्रॉब्लम वहाँ आ जाती है जब आप कंपैरिजन करते हो और उसी कंपैरिजन को आप अपना एटीट्यूड बना लेते हो। तो ये 3 चीज़ें आ जाती है कि जो हमारे प्रेजुडिस फॉर्म होने में हमारी एक तरीके से स्टेप्स हैं तीनों। और एक वो जो वर्सेस वाली फीलिंग आती है ना, अस वर्सेस देम, ये चीज़ है सबसे ज़्यादा जो प्रेजुडिस और डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट करती है। आप अपने आप को दूसरे ग्रुप से आप उसका कॉम्पिटिटर मान लेते हो, अपने आप को कम्पीट करने अगर लगो,
तो फिर वो अपने बिहेवियर में भी आपके दिखने लगता है। पहले तो प्रिजुडिस होता है जो कि खाली एटीट्यूड होता है, लेकिन जब एक्चुअली में आप बिहेवियर में शो करते हो तो वो डिस्क्रिमिनेशन भी नज़र आने लगती है। फिर आता है स्टीरियोटाइप वल्नरेबिलिटी। वल्नरेबिलिटी मतलब कौन लोग हैं जो जल्दी स्टीरियोटाइप हो जाते हैं। जैसे कि स्टीरियोटाइप्स क्या है कि एक बिलीफ होता है लोगों का किसी दूसरे मेंबर ऑफ द ग्रुप के लिए, कि कोई दूसरा पर्टिकुलर ग्रुप है उसके मेंबर्स ऐसे ही होते हैं। स्टीरियोटाइप मतलब एक से ज़्यादा लोगों के लिए हो जाता है। आपको कोई एक पर्सन दूसरे कास्ट का या दूसरे ग्रुप का या दूसरे कंट्री का या दूसरे रेस का जो आपके आउट ग्रुप है उसका मिलता है, और उसका जो इम्प्रेशन आपके ऊपर पड़ता है, फिर आप एक स्टीरियोटाइप बना लेते थे कि उसके ग्रुप के सारे ही ऐसे होंगे, उस कंट्री के सारे ही ऐसे होंगे, या उस कास्ट के सारे ही ऐसे होंगे। तो वो हम पूरे ग्रुप वालों को उस पर्टिकुलर कैटेगरी में डाल देते हैं, उसको बोलते हैं स्टीरियोटाइपिंग। और स्टीरियोटाइपिंग वल्नरेबिलिटी में क्या होता है कि पर्सन की नॉलेज ऑफ अनदर पर्सन, स्टीरियोटाइप ओपिनियंस कैन हैव ऑन द पर्सनस बिहेवियर। मतलब आपके बिहेवियर में भी फिर वो चीज़ नज़र आती है। Stereotype vulnerability refers to the effect that a person's knowledge of another stereotype opinion can have effect on the person's behavior। जैसे अगर आपको पता है कि आपके ऊपर स्टीरियोटाइपिंग करी हुई है किसी ने, मतलब आपको सुनने में आता है कि आपके लिए लोग ऐसे बोलते हैं कि आप तो ऐसे ही हो, मतलब आपको समझ में नहीं आता, कुछ स्टीरियोटाइपिंग है नेगेटिव, तो उसका जो उसकी थिंकिंग का असर आपके बिहेवियर पे भी होगा, क्योंकि आप वनरेबल हो गए उस स्टीरियोटाइप से। आपको पता चल गया कि आपके बारे में ऐसा सोचा जा रहा है, तो आपके ऊपर उसका इफेक्ट पड़ेगा। रिसर्च हैज शोन दैट पीपल आर अवेयर ऑफ स्टीरियोटाइप्स that are normally applied to their own group by others, and they may feel anxious about behaving in ways that might support that stereotype। मतलब अगर जैसे किसी ने एक पर्टिकुलर ग्रुप को स्टीरियोटाइप कर दिया कि ये लोग तो बहुत हमेशा झगड़ा ही करते रहते हैं, तो उस ग्रुप को पता है कि हमें ऐसे स्टीरियोटाइप किया हुआ है कि हमारे ग्रुप के लोग हैं बहुत झगड़ा करते हैं, हम लोग बहुत वो हैं, अग्रेसिव हैं। तो अब वो जो पर्टिकुलर ग्रुप होगा वो इस स्टीरियोटाइप को सुन के उसी तरीके से बिहेव, क्योंकि वो एंशियस हो जाएगा और वो और ज़्यादा सेल्फ कॉन्शियस हो जाएगा, और सेल्फ कॉन्शियस होने की वजह से वो और ज़्यादा उसी तरीके से बिहेव करेगा कि जो स्टीरियोटाइप है ना वो और कंफर्म होता जाएगा। मतलब दूसरे ग्रुप को लेगा कि हमने बिल्कुल ठीक सोचा है कि जो हम लोग जो बोल रहे हैं ये लोग उसी तरीके से बिहेव करते हैं। और इसी इफेक्ट को हम कई बार सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी भी कहते हैं। सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी क्या होती है कि हम जिस तरीके से अपने आप से एक्सपेक्ट करते हैं, जिस तरीके से दूसरे से सुनते हैं, हम कोशिश करते हैं कि उसी तरीके से बिहेव करने की कोशिश करें। जैसे कि हमारी ये वो होती है, जो मतलब कोशिश होती है कि जो हमारे ऊपर एक्सपेक्टेशंस है दूसरे की उसको पूरा करें। मान लो आपने किसी पर्सन को बोल दिया जो हार्ड वर्किंग नहीं है, आपने उसे बोल दिया कि किसी के सामने कि ये तो बहुत हार्ड वर्किंग पर्सन है, तो सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी उसको ये करने पे सोचेगा कि मैं जो हूँ अब मैं हार्ड वर्क करके दिखाऊंगा, क्योंकि ये मेरे को मानते हैं हार्ड वर्किंग, बेशक वो उससे पहले ना हो, तो वो कोशिश जरूर करेगा वो करने की। तो जब आप किसी से कोई चीज़ एक्सपेक्ट कर लेते हो तो वो कोशिश करता है कि मैं उसी तरीके से बिहेव करने की कोशिश करूँ। तो स्टीरियोटाइप में भी यही होता है, अगर किसी को पता है कि आपने उसको एक पर्टिकुलर स्टीरियोटाइप में डाल रखा है, तो वो उसको रोकने के लिए भी कुछ ऐसा बिहेव कर देगा सेल्फ कॉन्शियसली कि वो अगेन उसी स्टीरियोटाइप को और ज़्यादा कंफर्म कर देगा। जैसे होता है ना कि आपने किसी को बोल दिया कि बहुत डरपोक है, तो वो चीज़ दिखाने के लिए कि मैं नहीं हूँ डरपोक, कुछ ऐसी और ज़्यादा हरकतें करेगा कि आप और ज़्यादा कंफर्म हो जाओगे तो पक्का ही बहुत डरपोक है। तो वही होता है सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी भी वही होता है कि जो हमारे ऊपर जो दूसरों की एक्सपेक्टेशंस हैं वो उसका असर हमारे बिहेवियर पे होता है, और हम उसी तरीके से बिहेव करने की कोशिश करते हैं। कई बार ये हम अपने आप भी कर लेते हैं, ज़रूरी नहीं है कोई दूसरा ही हम लोगों को एक्सपेक्ट करेगा। कभी हम अपने आप से भी तो एक्सपेक्ट करते हैं कि आज हमारा पेपर अच्छा जाएगा, तो वो एक्चुअली में अच्छा हम करके आते हैं। तो जब हम अपनी एक्सपेक्टेशंस को या किसी दूसरे की एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने के चक्कर में वही तरीके से बिहेव करते हैं, तो उसको बोलते हैं सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी। और इसका असर हमारे ऊपर तब होता है जब हमारे से किसी की या हमारी अपनी कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं। आपकी एक्सपेक्टेशंस अगर आपसे नेगेटिव होंगी तो आप नेगेटिव ही जाओगे, नेगेटिव ही करोगे। अगर आपकी एक्सपेक्टेशंस आपसे पॉजिटिव होंगी तो आप पॉजिटिव ही करोगे। तो ये हो गया सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी। फिर स्टीरियोटाइप वल्नरेबिलिटी एक इसके साथ एक चीज़ और जुड़ी हुई है, स्टीरियोटाइप थ्रेट।
थ्रेट में क्या होता है, एक तो वल्नरेबिलिटी, मतलब उसको पता है कि आप उसको स्टीरियोटाइप करते हो कि वो पर्टिकुलर पर्सन जो है वो इतने इंटेलिजेंट नहीं है, उस पर्टिकुलर कास्ट के लोग इंटेलिजेंट नहीं होते, या उस पर्टिकुलर कंट्री के लोग इंटेलिजेंट नहीं होते। अगर उनको पता है ये चीज़, तो उनको एक स्टीरियोटाइप थ्रेट भी फेस करनी पड़ेगी। थ्रेट क्या हो जाएगा कि उसकी वजह से उनके बिहेवियर में चेंजेस आएंगे और उनकी एक्चुअली में उनका जो बिहेवियर है वो बहुत ज़्यादा उस तरीके से डाउनवर्ड चला जाएगा। अगर उनको कोई, मान लो आपने दो ग्रुप बिठाए हुए हैं, एक ग्रुप को आपने ये रियलाइज़ करा दिया कि उस ग्रुप के बारे में आप सोचते हो कि ये लोग बिल्कुल भी पास होने लायक नहीं है, ये इंटेलिजेंट नहीं है। दूसरे ग्रुप को आपने ये रियलाइज़ करा दिया कि इनके बारे में लोग सोचते हैं कि ये लोग बहुत इंटेलिजेंट है। अब उनका एक्चुअली में जब टेस्ट लोगे दोनों ग्रुप का, तो स्टीरियोटाइप थ्रेट के अकॉर्डिंग आपको सही में उन लोगों की परफॉर्मेंस में बहुत ज़्यादा गैप नज़र आएगा। जिनको आपने पहले ही रियलाइज़ करा दिया होगा कि ये लोग जो है पास नहीं हो सकते, सब लोग ऐसा सोचते हैं, तो उनकी परफॉर्मेंस एक्चुअली में आपको कम नज़र आएगी टेस्ट में भी। और जिनको आपने पहले ही एक तरीके से इनकी तारीफ़ कर दी और उनको बोल दिया कि आपके बारे में लोग सोचते हैं कि आप सब लोग बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे, तो उनके टेस्ट के रिजल्ट आपको बेटर नज़र आएंगे। तो ये होती है थ्रेट। इससे थ्रेट भी होती है क्योंकि हमारे बिहेवियर ही इफेक्ट होने लग जाता है उसकी वजह से, दूसरों की थिंकिंग की वजह से। तो स्टीरियोटाइप वल्नरेबिलिटी इज हाईली रिलेटेड टू स्टीरियोटाइप थ्रेट in which members of stereotype group are made anxious and wary of any situation in which their behavior might confirm the stereotype। मतलब वो इस तरीके से बिहेव करने लग जाते हैं कि वो स्टीरियोटाइप और ज़्यादा कंफर्म हो जाता है। मतलब हटने की बजाय, मतलब ये कोशिश हो कि भाई जो सोचा जा रहा है वो गलत है, हमें उसको रॉन्ग प्रूफ करना है, वो उल्टा और एंशियस होके और गलत बिहेव करने लगते हैं, जिससे स्टीरियोटाइप और ज़्यादा कंफर्म हो जाता है। एक स्टडी भी है इसमें जिसमें डिफ़िकल्ट वर्बल टेस्ट लिया गया था, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया उसी टाइप का। जैसे टेस्ट लिया गया, उसमें दो ग्रुप बुलाए, एक था कॉकेशियंस का। कॉकेशियंस कौन से होते हैं? जो वाइट अमेरिकन होते हैं। और दूसरे थे अफ्रीकन अमेरिकन्स। अब यहाँ पे हम सबको पता है कि स्टीरियोटाइपिंग किसकी तरफ हो रखी है, ऑब्वियसली माइनॉरिटी ग्रुप है अफ्रीकन्स का, तो उनके ऊपर स्टीरियोटाइपिंग है। अब उन दोनों ग्रुप्स को बुलाया, उसमें से हाफ ऑफ द अफ्रीकन अमेरिकन पार्टिसिपेंट्स वर आस्क्ड टू रिकॉर्ड देयर रेस। अब क्या किया, जो अफ्रीकन ग्रुप था ना, उसमें से भी आधे लोगों को बोला कि आप अपने पहले अपनी ओरिजिन लिखो, आप कहाँ को बिलोंग करते हो, आपकी रेस क्या है, मतलब आप अफ्रीकन हो, वहाँ कहाँ से आए हो। अब क्या हुआ, जब वो लिख रहे थे अपनी डिटेल इस बारे में, तो उनको ये चीज़, मतलब वो रियलाइज़ कराने लग गए कि आप माइनॉरिटी ग्रुप से हो, आपको यहाँ पे स्टीरियोटाइप किया जाता है। वो आंसर, वो मतलब अपना डेटा जब भर रहे थे, तो उनके माइंड में ये चीज़ कॉन्शियसली उनके माइंड में आ गई। तो ये एक तरीका था उनको याद दिलाने का कि तुम जो हो एक स्टीरियोटाइप ग्रुप में से हो। तो आधे अफ्रीकन्स को ये डाटा भरने के लिए बोल दिया, आधों को नहीं बोला, उसी ग्रुप में से, अफ्रीकन्स के ग्रुप में से। अब वो दो ग्रुप थे, जो कॉकेशियंस का और अफ्रीकन्स का, उन दोनों को टेस्ट दिया गया। अब उसमें जब रिजल्ट देखा गया तो क्या हुआ कि जो कॉकेशियंस थे ऑब्वियसली उनका रिजल्ट बेटर था, और अफ्रीकन्स में भी उनका रिजल्ट बेटर था जिन्होंने वो डिटेल नहीं भरी थी अपने रेस के बारे में। और जिन लोगों ने पूरी डिटेल भरी थी कि वो कहाँ से आए हैं, कहाँ को बिलोंग करते हैं, जिनको आपने कॉन्शियसली याद दिला दिया था कि वो कहाँ के हैं, उनका जो रिजल्ट था वो एक्चुअली में बहुत ख़राब आया था। मतलब कि दे हैड मोर इनकरेक्ट आंसर्स, दे हैड स्लोअर रिस्पॉन्स टाइम, दे हैड आंसर्ड फ्यूअर क्वेश्चंस, ये सारे, मतलब उनका रिजल्ट ख़राब आया था। क्यों? क्योंकि आपने टेस्ट से पहले उनको ये रिमाइंड करा दिया कि तुम ऐसे ग्रुप से हो जिसको स्टीरियोटाइपिंग कर रखा है पहले से ही, कि तुम यहाँ बिलोंग नहीं करते हो, और जो जो भी स्टीरियोटाइप्स हैं। तो ये उनके ऊपर क्या असर हो गया, एक तो पहले ही वो स्टीरियोटाइप वल्नरेबिलिटी ग्रुप था, उनको पता था कि उनको स्टीरियोटाइप कर रखा है वहाँ पे। दूसरा, आपने उनको याद दिला दिया तो वो स्टीरियोटाइप थ्रेट हो गया उनके ऊपर। इसी तरह के थ्रेट्स कई कई बार हमें नज़र आते हैं जब हम क्लास में बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं, और अगर किसी एक पर्टिकुलर को पता होता है कि हमको तो लोग बेवकूफ़ी समझते हैं, और उसका असर एक्चुअली बिहेवियर में नज़र आने लगता है। तो ये चीज़ जो है इस तरीके से इफ़ेक्ट करती है। अब ओवरकमिंग कैसे होगी, प्रिजुडिस की ओवरकमिंग कैसे होगी? सबसे ज़्यादा इसमें इफ़ेक्टिव होता है इंटर ग्रुप कॉन्टैक्ट।
इंटर ग्रुप कॉन्टैक्ट मतलब जैसे स्कूल और कॉलेज होते हैं, उसमें जब लोग बच्चे पढ़ रहे हैं, यहाँ पे अलग अलग रेस के बच्चे हैं, अलग अलग कंट्री से आए हैं, अलग अलग, इनके बीच में आपस में क्यों नहीं होता कॉन्फ्लिक्ट? यहाँ पे क्यों नहीं होता कि ये इन ग्रुप है, ये आउट ग्रुप है, इसका स्टेटस ऐसा, उसका स्टीरियोटाइपिंग, कोई भी किसी का भी फ्रेंड बन जाता है, जिसके विचार जिससे मिलते हैं सब एक दूसरे के फ्रेंड बन जाते हैं। ये ऐसा इसलिए है क्योंकि एक तो वो कॉमन सेटिंग में बैठे होते हैं, उनके कॉमन गोल्स होते हैं, उनके चैलेंजेस भी कॉमन होते हैं, उनको प्रॉब्लम्स भी एक तरह की होती हैं। तो जब वो सारी चीज़ें कॉमन फेस कर रहे हैं, उनके सबके सेम एक्सपीरियंसेस हैं, सबको सेम टीचर्स, सेम क्लासरूम में बैठना है, सेम सब्जेक्ट पढ़ने हैं, सेम एग्ज़ाम देने हैं, सेम प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कॉमन एक्सपीरियंसेस हैं, सेम प्रॉब्लम्स हैं, तो उस केस में जो डाइवर्सिटी है ना, उसका असर ख़त्म हो जाता है। फिर वहाँ पे वो चीज़ें भूल जाते हैं कि वो कहाँ के हैं, क्या है, उनको ये दिखता है कि उसको भी मेरे जैसे ही दिक्कत है सेम, तो हम में कोई फ़र्क नहीं है। तो ये इंटर ग्रुप कॉन्टैक्ट बहुत ही इफ़ेक्टिव मीडियम है प्रिजुडिस को कम करने का। इसी को प्रूफ करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया था जिसको बोलते हैं रॉबर्ट्स केव एक्सपेरिमेंट, जहाँ पे ऐसे दो ग्रुप बुलाए गए थे और दोनों ग्रुप्स को, दोनों कॉलेज स्टूडेंट के ग्रुप्स थे, और इनको एक जगह पे बुलाया गया था जिसको रॉबर्ट्स केव बोला जाता है। एक्चुअली समर कैंप था ये, एक तरीके का समर कैंप आप समझ लो, रॉबर्ट्स केव नाम से। और वेल एडजस्टेड थे और कुछ बॉयज़ थे, उनको बुलाया गया था, उनको 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया, और वो दोनों ग्रुप पहले हफ्ते बिल्कुल अलग अलग रहे, ना किसी की बात होती थी आपस में, ना किसी का कांटेक्ट था। दूसरे हफ्ते में अब क्या हुआ, एक हफ्ते के अंदर अंदर आपस में उनकी दोस्तियां हो गई, वो दोनों के अपने अपने ग्रुप्स बन गए। तो जो एक एक ग्रुप ए था वो इन ग्रुप हो गया, ग्रुप बी उनका आउट ग्रुप हो गया। ऐसे ही जो बी वाले थे वो उनका ग्रुप इन ग्रुप हो गया, ग्रुप ए उनका आउट ग्रुप हो गया, ऐसे ग्रुपिज्म हो गया। उसके बाद ये रिलेशनशिप बनने के बाद सेकेंड वीक में उनको कुछ कॉम्पिटिटिव इवेंट्स दिए, जिसमें उनको आपस में कॉम्पीट करना था। मान लो दोनों ग्रुप को गेम्स में इन्वॉल्व कर दिया जिसमें उनको आपस में लड़ना था, जीतना था। तो उनको दिखा कि कॉन्फ्लिक्ट होने लगा आपस में। एक तो वो इन ग्रुप आउट ग्रुप वाली बात आ गई कि वो हमारे ग्रुप का नहीं है, वो उसके ग्रुप का नहीं है, जबकि वो एक दूसरे को जानते नहीं थे, वो टोटली स्ट्रेंजर थे सारे के सारे, सिर्फ इन वहीं पे उनके ग्रुप बन गए। तो वो एक दूसरे के ग्रुप से टीम हो गई, आप एक दूसरे की ना टीम है, टीम भी, तो एक दूसरे की टीम से लड़ने झगड़ने लग गए। तो वो दिखने लग गया कि कैसे ग्रुपिज्म हो गया। तीसरे वीक में क्या हुआ, उनको एक ऐसा टास्क दिया जिनको आपस में मिलके वो चीज़ पूरी करनी है। कोई ऐसी चीज़ दी जिसमें दोनों की आपस में ज़रूरत है एक दूसरे की। लेकिन वहाँ पे भी क्या हुआ, शुरू शुरू में तो बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हुआ, उन्होंने बहुत झगड़ा किया, कंपटीशन किया, मतलब कोई कॉपरेशन नहीं दिखाई। लेकिन जब उनको ये लगा कि ये टास्क तो बिना कॉपरेशन के पूरा हो ही नहीं सकता, वो टास्क ही ऐसा है कि जब दोनों मिलके करेंगे तभी पूरा होगा, तो फाइनली कुछ सेवरल वीक्स के बाद जाके उन्होंने ये देखा कि अब और कोई तरीका नहीं है, हमें एक साथ तो काम करना ही पड़ेगा। तो आफ्टर सेवरल वीक्स ऑफ बीइंग फोर्स्ड टू वर्क टुगेदर टू रिजॉल्व अ सीरीज ऑफ क्राइसिस, वो क्राइसिस जानबूझ के एक्सपेरिमेंटर ने क्रिएट किए हुए थे। जैसे पानी की कमी हो गई, सबको एक साथ जाके पानी लेके आना है, तो सारे लोग एक साथ जाएंगे तो ही हो पाएगा। कुछ इस तरह की प्रॉब्लम्स करी जिसमें सबको एक साथ काम करने की ज़रूरत है। तो उस केस में क्या हुआ, फिर धीरे धीरे उनको समझ में आया कि हम इक्वल स्टेटस कॉन्टैक्ट है, मतलब हम दोनों एक ही बराबर हैं, उनको भी वही दिक्कत है, हमें भी वही दिक्कत है, तो साथ में चलना पड़ेगा। तो ये इक्वल स्टेटस कॉन्टैक्ट ने दिखाया कि कैसे प्रिजुडिस और डिस्क्रिमिनेशन एकदम कम हो गया जब दोनों इक्वल उस पर आ गए, लेवल इक्वल हो गया दोनों का। उनको भी उस चीज़ की कमी है, हमें भी कमी है, जब तक दोनों मिलके नहीं करेंगे ये काम ख़त्म नहीं होगा। तो ये वही चीज़ है इंटर ग्रुप कॉन्टैक्ट, मान लो या इक्वल स्टेटस का, आपका स्टेटस अगर इक्वल दिखा दिया जाए, जिस ग्रुप से आप जिसको स्टीरियोटाइप करते हो, अगर दोनों को एक ही जगह लाके खड़ा कर दिया जाए जहाँ पे दोनों के पास सेम स्टेटस है, किसी के पास पावर नहीं है, दोनों को मिलके रहना है, तो उस केस में प्रिजुडिस टोटली ख़त्म हो जाता है। ऐसे ही जिक्सो क्लासरूम भी एक कॉन्सेप्ट होता है। नॉर्मल क्लासरूम में क्या होता है, नॉर्मल में तो लोग अपना अपना काम अपने आप कर लेते हैं, ऐसा नहीं है कि किसी के ऊपर डिपेंडेंट है। एक जिक्सो क्लासरूम होता है, स्पेशलाइज्ड क्लासरूम्स होते हैं जो इसी चीज़ के लिए होते हैं कि उनमें जो बच्चे होते हैं ना, उनको इस तरह के टास्क दिए जाते हैं कि वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हो और वो एक दूसरे से कॉपरेट करके ही उनका टास्क पूरा होगा। तो जिक्सो क्लासरूम इसलिए डिज़ाइन किए गए हैं कि लोगों के बीच में जो इन ग्रुप आउट ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट है और जो प्रिजुडिस है उसको कैसे धीरे धीरे कम किया जाए। तो यहाँ पे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके
उनकी अपनी प्रॉब्लम तभी सॉल्व होगी जब वो दूसरे से कोऑपरेट करेंगे। तो इस तरीके से जिक्सॉ क्लासरूम डिज़ाइन किए गए हैं जहाँ पे उनका गोल होता है एक साथ काम करना और एक पर्टिकुलर टारगेट को रीच करना। तो ये तरीका है प्रिजुडिस को आप धीरे धीरे कम कर सकते हो। तो ये हमारी समरी है इस टॉपिक की, जिसमें हमने पढ़ा कि प्रिजुडिस क्या होते हैं, अनसपोर्टेड और नेगेटिव स्टीरियोटाइपिंग होती है जब, और किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप मेंबर के लिए, चाहे वो दूसरे एज के हों, चाहे दूसरे जेंडर के हों, चाहे दूसरे रेस के हों। इसमें 2-3 थ्योरीज हैं, जैसे सोशल कॉग्निटिव थ्योरी कहती है कि प्रिजुडिस एक एटीट्यूड की तरह होता है, बिल्कुल जब हम एटीट्यूड बनाते हैं दूसरों के लिए तो प्रिजुडिस भी बन जाता है। आइडेंटिटी थ्योरी कहती है कि इसमें 3 स्टेप्स होते हैं, एक तो कैटेगराइजेशन होती है पहले, फिर आइडेंटिफिकेशन होती है, फिर कंपैरिजन हो जाता है। वनरेबिलिटी थ्योरी ये कहती है कि जब किसी दूसरे ग्रुप को पता होता है कि उनको स्टीरियोटाइप किया जा रहा है तो उसका असर उनके बिहेवियर में होने लग जाता है, वो उनको एक थ्रेट की तरह लगने लग जाता है। और ये चीज़ होती है जो सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी भी बोलती है कि आपको अगर पता है कि आपसे कुछ एक्सपेक्टेशंस है आपकी अपनी या किसी की, तो आप वैसे ही बिहेव करते हो उल्टा। फिर आ जाता है प्रिजुडिस कि अगर हम कैसे कम कर सकते हैं, अगर हम एजुकेशन दें, लोगों को अवेयरनेस फैलाएं, जैसे अभी आप पढ़ रहे हो, सीख रहे हो, यही चीज़ आप ये सब पढ़ने के बाद आपको भी लगेगा कि ये प्रिजुडिस वगैरह जो चीज़ होती है इलॉजिकल होती है, इसके पीछे कोई साइंटिफिक बेस नहीं होता। तो एजुकेशन से, इक्वल स्टेटस से, इंटर ग्रुप कॉन्टैक्ट से, एक साथ काम करने से, या जिक्सॉ क्लासरूम जो इसका एक एग्जाम्पल है। फिर सोशल इंटरेक्शन और डिस्क्रिमिनेशन में, डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, जब हम अपना एटीट्यूड जो है उसको बिहेवियर में शो करने लगते हैं किसी को गलत तरीके से ट्रीट करके। स्केप गोटिंग मीन्स आप अपना जो फ्रस्ट्रेशन है वो वीक टारगेट पर निकालते हो, जब 2 इक्वल ग्रुप लड़ रहे हो लेकिन वो आपस में लड़ने की बजाय किसी वीक टारगेट के ऊपर फ्रस्ट्रेशन निकालें। And finally, realistic conflict theory suggests that when resources are limited, prejudice and discrimination are closely tied to an increasing degree of conflict between. तो prejudice discrimination कब होता है, जब resources का बहुत कम होते हैं, लेकिन अगर वहीं उनको बोल दिया जाए कि आप कॉपरेट करके चलोगे तो सबको मिल जाएंगे, तो फिर कॉपरेशन शुरू हो जाती है। तो इसका क्विज देख लेते हैं फिर। पहला क्वेश्चन है, द बिहेवियर कंपोनेंट ऑफ प्रिजुडिस इज डैश। तो प्रिजुडिस का बिहेवियर कंपोनेंट कौन सा है, डिस्क्रिमिनेशन। जब हम प्रिजुडिस शो करने लगते हैं तो उसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेशन। सेकंड क्वेश्चन है, द मोस्ट लाइकली प्रिडिक्टर ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ प्रिजुडिस एंड डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन 2 ग्रुप्स इज द डिग्री ऑफ बिटवीन द ग्रुप्स। तो कैसे आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि किसी 2 ग्रुप के बीच में प्रिजुडिस और डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, ये चीज़ आप कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हो कि ज़्यादा है, जब आपको उसमें दिखेगा कि कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा है उन दोनों के बीच में। इन टीचर जेन एलियट्स क्लासिक स्टडी, ये वही क्लासिक स्टडी है जिसमें बच्चों को 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया था, ब्लू और ब्राउन आइज। द मोस्ट स्टार्टलिंग फाइंडिंग वॉज, तो वहाँ पे बहुत शॉकिंग क्या फाइंडिंग थी, फाइंडिंग ये थी कि टेस्ट स्कोर्स ऑफ ईच ग्रुप डिक्रीज व्हेन इट वाज आउट ग्रुप। जब किसी एक ग्रुप को आउट ग्रुप बना दिया था, स्टीरियोटाइप कर दिया था, तो उसकी जो परफॉर्मेंस है उसके स्कोर भी कम आने लग गए थे एक्चुअल में। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सोशल आइडेंटिटी थ्योरी। तो सोशल आइडेंटिटी थ्योरी का एलिमेंट कौन सा नहीं है, सुपर ऑर्डिनेट गोल्स ये नहीं है, ये 3 है, कंपैरिजन, आइडेंटिटी और रेफरेंस ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, विच सिचुएशन वुड बी लीस्ट लाइकली टू रिजल्ट इन अ डिक्रीज ऑफ प्रिजुडिस। तो अगर हमें प्रिजुडिस कम करना है तो कौन सी सिचुएशन जो है वो काम नहीं आएगी, लीस्ट लाइकली टू रिजल्ट मतलब जो यूजफुल नहीं है। आस्किंग पीपल टू वर्क ऑन अ सेपरेट प्रोजेक्ट, ये तो बिल्कुल काम नहीं आएगी। आस्किंग पीपल टू वर्क ऑन अ कॉमन टास्क आ सकता है काम। गिविंग ईच पर्सन अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन टू शेयर भी आ सकता है, मतलब जहाँ पे मिल के काम कर रहे हैं वो सब काम आएगा, सिर्फ ये काम नहीं आएगा जहाँ पे वो सेपरेटली काम करें, क्योंकि यहाँ पे फिर उनका कॉन्टैक्ट ही नहीं होगा। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे यहाँ से। थैंक्स फॉर वॉचिंग।